नमस्ते साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना एकदम? बढ़िया रहना भाई। बस अब एक छोटे से उत्सव की बात करने के लिए आया हूँ, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं क्योंकि आपका समय इस समय बेशकीमती है और बात हम कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2025 जिसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, आगे हम छोटी-सी चर्चा इसके ऊपर करते हैं। क्या करें? एग्ज़ाम है 2 दिन बाद में। देखो, अब तक आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। अब आपको नेक्स्ट डे ढंग से जो है बहुत ही हल्के-फुल्के तरीके से निकालना है और 27 को तो आपका एग्ज़ाम ही है, कुछ का 28 को है। तो इस तरीके से अब लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? पढ़ने वाला काम तो हो गया है, मैं उसमें अब आपको कोई सजेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कुछ नया बखेड़ा करके आपकी जो तजवीज़ है, जो आपने जचा के रखी है, उसको मैं ध्वस्त करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके सतोलिये में ऐसी कोई गेंद नहीं मारना चाहता जिससे कि आपकी बैलेंसिंग खराब हो जाए और ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहला जो आपका इस एग्ज़ाम को लेकर जो 5-7 बातों को आपको ध्यान रखना है, उसी बात को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब तक जो आपने पढ़ा है, वो बेस्ट है। वो बेस्ट है और वही फाइनल टेस्ट है। आपको उसमें कोई नया टेस्ट नहीं जोड़ना है। आप कोई नई चीज़ आप भाग रहे हैं इधर-उधर से, कोई कह रहा है कि नहीं फलाँ चीज़ देख लो, ये देख लो। नहीं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने बना के रखी थी, अब आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हैं, बहुत संजीदगी के साथ में, इत्मीनान के साथ में काम करते हैं, तो कहीं उनको अब अपनी बनी-बनाई तैयारी पे या बने-बनाए मकान में छेद नहीं करना है। तो जो भी आपने किया है वो बेस्ट है, बस अल्टीमेट हो गया है काम। अब आपको हल्के-फुल्के तरीके से आपको 1 दिन में जो भी आपका प्लान जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें मेरा पर्सनल कोई सजेशन नहीं रहेगा। जो आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर आप चलते रहो, वो बेस्ट है। क्योंकि जनरली यहाँ आके कुछ बच्चे हैं वो एग्ज़ाम को फेंक देते हैं। सब कुछ ठीक किया हुआ है, लेकिन ठीक एग्ज़ाम से पहले कुछ उनको इस तरीके की उसकी मनोदशाएँ हो जाती हैं, कुछ सामयिक अस्थिरताएँ उनकी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा एग्ज़ाम में वो हासिल नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। इसलिए यहाँ पे आके थोड़ी-सी ये सावधानी आपको रखनी है कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो बेस्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। आपका टेस्ट बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, जो टेस्ट आपने ऑलरेडी कर लिया है, वो फाइनल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी एक बड़ी चीज़ और है और बड़ी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम में से ठीक पहले उनको कोई सवाल नहीं आ रहा होता है और वो सवाल वायरल कर देते हैं कि यार ये सवाल है, मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसका उत्तर क्या होगा? किसी किसी प्रश्न पत्र में पढ़ लिया हो या किसी टेस्ट सीरीज़ में आ गया हो, तो उसको लेकर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। बहुत ही उसको नहीं आ रहा तो वो कइयों को वो वायरस दे देता है। फिर वो कई लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। कुछ लोग उसको अदरवाइज़ जो है नॉर्मल ले लेते हैं, कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं कि यार ये सवाल ही मुझे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा है और वो अपनी पूरी तैयारी के चूना लगा देता है। तो ये ध्यान रखें कि किसी ने आपको सवाल पूछ लिया, तो आपको सहज भाव से रिस्पॉन्ड करना है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं। परीक्षा है, इसके अंदर सारे सवाल तो किसी को नहीं आएँगे। सारे सवाल ही आ गए तो काहे की परीक्षा है, समझ गए आप? तो इसलिए जो नहीं आ रहा है, उसके प्रति आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपको 1 नहीं आ रहा है, अगला जो पूछ रहा है उसको 10 नहीं आ रहे जो आपको आ रहे हैं। तो आपको थोड़ी पता है उसको क्या आ रहा है और उसको नहीं पता आपको क्या आ रहा है, तो आपको तहस-नहस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो अभी तक पढ़ लिया है, अब फिर परीक्षा ही क्या हुई जिसमें आपको सब कुछ ही आ जाए। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है और मेहनत से पढ़ा है, तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा और अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे सवाल से आपको परवाह ही नहीं करनी है। वैसे भी आपका सवाल क्या बिगाड़ लेगा, है ना? ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हैं। तीसरी बात ये है कि परीक्षा को हव्वा नहीं बनाना है। परीक्षा को युद्ध स्तर के ऊपर नहीं लेके जाना है। परीक्षा एक सहज प्रतिक्रिया है आपकी चुनौतियों की। आप जीवन में जैसे हमें चुनौतियाँ मिलती हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें पढ़ाई के रास्ते में एक चुनौती है और इसका प्रत्युत्तर सहज भाव से देना है। तो परीक्षा को संग्राम घोषित ना करके कोई इसको रणनीति नहीं बनाना है, बल्कि ये पढ़ नीति है और आपने जो प्रॉपरली पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आप अच्छा करोगे। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर की जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लंबी गहरी साँस लें और ईश्वर या आराध्य जो जिसको भी आप मानते हैं याद करें। अगर वो नहीं तो अपने माता-पिता को ज़रूर याद करें और फिर एक
पॉजिटिव माहौल जो है उसके अंदर अपने आप को बिल्ड करते हुए और फिर आगे बढ़ें। ईश्वर आपका साथ देगा निश्चित रूप से। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत लोगों की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा समस्याएँ हैं और आप उनके साथ कंपेयर करके देखिए कि वो बेचारे कैसे जीवन जी रहे हैं। आपको तो एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, आप तो सौभाग्यशाली हैं जो आप पढ़ रहे हैं और पढ़ के एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं, जिनको ज़िंदगी में और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई किसी और समस्या से लड़ रहा है और उन्हें चाहकर भी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आप बहुत लकी हैं, जो भी लोग एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अपने आप की पीठ थपथपाइए कि आप एक ऐसे पुष्य नक्षत्रों में पैदा हुए, जहाँ आपको एक इतना अच्छा कार्य करने को मिल रहा है। ठीक है? एक ही बात ये है। एग्ज़ाम हॉल में एक बहुत बड़ी चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि इस एग्ज़ाम हॉल में आपसे बेहतर तैयारी किया हुआ कोई नहीं बैठा है। ये हो सकता है कि आपसे बेहतर कोई बैठा हो, आपका मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपका अंतिम दावा है, लेकिन ऐसा भाव कि आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट पढ़ा है और इस हॉल में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान रहा है, तो निसंदेह परीक्षार्थी से ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है। और अगर आप एक ईमानदार स्टूडेंट हैं, तो निसंदेह आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा होता है। तो ये भरोसा आपको 2 चीज़ें पॉज़िटिवली देगा। एक तो ये कि आपके जो क्वेश्चन हैं, वो गलत होने की संभावनाएँ कम होगी क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप अपने निर्णयों के ऊपर अडिग रहेंगे और आपको अपने निर्णयों पे आत्माभिमान होगा और गौरवानुभूति होगी कि हाँ, ये मैंने किया है, ये मुझे पता है। अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप जो भी कर रहे हैं, हर चीज़ पे डाउट करने लग जाएँगे। और दूसरा ये है कि आप इधर-उधर मुँह नहीं मारेंगे एग्ज़ाम में क्योंकि हो सकता है कि आप जिससे पूछ रहे हो या डिस्कस कर रहे हो, मान लो किसी सोर्स से, वैसे तो एग्ज़ाम के अंदर देखना ऑफ़ेंस है और मान लो आपने कहीं जुटा भी लिया इधर-उधर से, किसी ने बता दिया, तो अगला आपको बताएगा नहीं। सही है, अगर उसको आ रहा है और वो सही कैंडिडेट है तो बताएगा नहीं, और अगर नॉर्मली आ रहा है यूँ ही एग्ज़ाम को देखने के लिए केवल उसका ऑडियन है, तो निश्चित रूप से वो आपको गलत बताएगा और आपको सही सवाल जो है गलत करके उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है इसके अंदर कि एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम के दिन आपसे बेस्ट उस एग्ज़ाम में कोई नहीं है और इसलिए खुद पे भरोसा रखेंगे तो बेहतर अटेम्प्ट करेंगे और ऋणात्मक अंकन से बचेंगे, चूँकि रीट भर्ती में तो जो रीट एग्ज़ाम है उसमें तो कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। ये एक अर्हता परीक्षा है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमारा डिसिप्लिन एकदम बढ़िया होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम पहले राउंड में सारे पॉज़िटिव जो हमें आ रहे हैं उनको सॉल्व कर दें। फिर दूसरे राउंड में जो सेमी टफ हैं, उनमें से जो 50-50 वाले हैं उनको अटेम्प्ट कर लें। और उसके बाद में जो थर्ड राउंड आपका होगा जिसके अंदर अ, आपको नहीं आ रहे हैं और फिर आपको गेस लगाना ही है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव तो है नहीं, तो आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं तो आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर आप प्रॉपर एक ऐसी राउंड सिस्टम में चलोगे, तो इससे आपको एक एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन होगा। बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें डिसिप्लिन के साथ एग्ज़ाम देना चाहिए। मान लो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप पहले राउंड में वही सारे सवाल करो जो आपको परफेक्टली आ रहे हैं। दूसरे राउंड में आप 50-50 वाले कर दो, तीसरे में आप तुक्का मारना मार दो। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसके अंदर हमें ऐसे 2 ही राउंड लेने चाहिए। जिसके अंदर आपको 50-50 आ रहा है, निश्चित रूप से आप वो सारे सवाल करें, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो। उसमें फ़ायदा ये होता है कि कुछ ऐसे सवाल जो हम बहुत सही मान के कर रहे होते हैं, वो भी हमारे गलत निकल जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है 2-3। तो उसकी प्रतिपूर्ति किससे होगी? उसकी इन जो प्रोबेबिलिटी वाले सवाल हैं, 50-50 वाले, उनसे होगी। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है, तो निसंदेह आपको फ़ायदा होना है कि आपका टोटल स्कोर जो है, वो एडवांस में आएगा 2-3 सवाल। तो उससे जो आपका एक जो डैमेज कंट्रोल है, वो हो जाएगा। ऐसा अगर आप रीट एग्जाम में भी करते हैं तो डेफिनेटली बस यहाँ ये करना है कि छोड़ना कुछ नहीं है और ऋणात्मक अंकन वाले में जो आपने सवाल कभी नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दीजिएगा। ये मेरिट आपको पता ही आरएस में आईएएस में कितनी कम रहती है और भी कोई भी पेपर जिसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर स्कूल लेक्चर में आया और इस तरीके से, तो ऐसी भर्तियां जहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ जोन होता है तो सबके लिए होता है, मटेरियल सबके पास में कमोबस एक जैसा होता है। आसानी से किए जाने वाले सवालों को गलत करने पर ही व्यक्ति कंपटीशन से बाहर होता है। अगर एक बच्चा सजग है
और पूरी तैयारी के साथ में है और उसको अगर पेपर खराब भी मिल रहा है, उसकी अप्रोच से नहीं मिल रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबके साथ में है। एग्ज़ाम हॉल से बाहर आके जब ये बात पता चले कि यार सबके साथ ऐसा हुआ और तब तक आपने अपनी एग्ज़ाम फेंक दी, आपने तुक्के मार दिए, मान लो नेगेटिव मार्किंग वाली की मैं बात कर रहा हूँ, तो निश्चित निश्चित रूप से आपको अफ़सोस होगा कि यार अगर काश मैं ऐसे करता, काश मैं ऐसे करता, तो ये काश नहीं होना चाहिए। काश को बदलो आकाश में, तो इसलिए ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी ये है कि इस एग्ज़ाम को लेकर सभी बच्चों को जाना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जिसने भी एग्ज़ाम का फ़ॉर्म भरा है वो सभी इसमें अपीयर हों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का जो एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक प्रेशर जो फ़ील करते हैं आप, उसको एग्ज़ाम में जाकर ही फ़ील किया जा सकता है। अब हम चाहे मर्ज़ी ऐसी समीक्षा करें कि फलाने प्लेयर ने ऐसे नहीं खेला, ऐसे नहीं खेला, लेकिन आप जब बैट पकड़ के और वहाँ पे इतनी लाखों की भीड़ के अंदर खेलते हैं ना, तब पता चलता है। तो एग्ज़ाम का जो एक पूरा जो एक एटमॉस्फियर होता है, उसका मज़ा लीजिएगा और उसके अंदर आपका पूरा ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि यहाँ आप डिसिप्लिन लाइफ़ के अंदर जाएँगे। आप उसी पेपर को घर लाके सॉल्व करेंगे, तो प्रेशर में नहीं होंगे। इसलिए वहाँ आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको गलतफ़हमी हो जाएगी कि आप ठीक रा ट्रैक पे हैं। तो आपको ये एक एक्सपीरियंस जो होता है, वो नेक्स्ट जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। भले ही आप रीट पास किए हुए हों ऑलरेडी, लेकिन आपको दोबारा जाना चाहिए। क्योंकि जो भी नियर फार एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर एक तरीके से ये मैं कहूँगा जैसे प्री वेडिंग शूट होता है, तो व्यक्ति को आजकल प्री वेडिंग शूट बहुत ही बेनिफिशियरी होता है। इससे पहले शादियों में बान वगैरह होता था, ये छोटा-मोटा एक इस टाइप में जो 4-5 दिन शादी के जो प्रोग्राम चलते हैं, वो इसलिए चलते हैं ताकि जो वर-वधू हैं, उनको एक नॉर्मलाइज़ेशन में लाया जा सके, मतलब उनका एक सामान्यीकरण कर दिया जाए थोड़ा-सा। तो शादी के दिन वो असहज महसूस नहीं करें, वरना अचानक से किसी को बोल देते हैं कि आज तेरी शादी है, तो उसको पता ही है आपको क्या होना है ना? तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना है। जैसे कि हम कोई मैच खेलते हैं, तो उससे पहले एक ट्रायल मैच होता है, तो ट्रायल मैच मान लीजिएगा इसको, तो इससे आप ओरिएंटेड होंगे, आपको एक अभिविन्यास मिलेगा, निश्चित रूप से आप इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। एग्ज़ाम एग्ज़ाम ही होता है, तो डेफ़िनेटली आप इसके अंदर जाएँगे, सारे बच्चों को इसमें बैठना है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं इसके अंदर। अ, एक एक चीज़ है कि आपको व्यर्थ में प्रेशर नहीं लेना है इस चीज़ का कि भाई मेरा जो इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही गजब हो। किसी भी एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं, तो हम अपने ऊपर कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि यार मेरा तो नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, गाँव वाले क्या कहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई कुछ नहीं कहने वाला है। आप इस दुनिया में कुछ नहीं हो, चिदड़ू हो, एक छोटे से मोनेड हो। इस पूरे ब्रह्मांड में आप छोटे से चिदड़ू हो। अगर एक उल्कापिंड टूट के गिर भी गया ना, तो उसकी कोई कोई गिनती नहीं है। तो आपको फिर क्यों चिंता करनी है इस दुनिया में? कोई आपको देख भी नहीं रहा होगा, ठीक वही बात है। तो उल जो भी रात को जो उल्कापिंड वगैरह गिरते हैं, तो उसको कितने लोग देख पाते हैं? तो ठीक इस प्रकार से कोई पास हो रहा है, तो उसको कौन देख पाता है? फेल हो रहा है, तो कौन देख पा रहा है? एक छोटा-सा स्फीयर है। आपके पेरेंट्स हैं, वो हैं, आपके नाते रिश्तेदार, जो भी आपके वेल विशर हैं, वो आपके पास होने की उम्मीद किए बैठे हैं। तो उनको उनका ये तो मोटिव नहीं रहता है कि बच्चा प्रेशर में आए इसके हिसाब से। अब होता क्या है कि हम लोग पेरेंट्स हमें बोल देते हैं कि यार आपकी नौकरी लगनी चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है हर पेरेंट्स चाहेगा कि आपकी नौकरी लगनी चाहिए। सबकी इच्छा होती है भाई, आपकी भी इच्छा है, आपके पेरेंट्स की भी है। तो अब वो जब 1-2 बार बोल देते हैं कि भाई आपकी नौकरी कब लगेगी, आप उसको फिर वो एक वो एक सजग करने के लिए बोलते हैं, आपको प्रेशर में लाने के लिए नहीं बोलते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इमोशनली होके उसको ऐसे बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स या मेरे रिलेटिव्स इस तरीके से बोल रहे थे, यार अगर मेरा नहीं होगा तो वो क्या सोचेंगे? ये आपने एक हाइपोथेटिकल सवाल बना लिया है। आप जब उनसे बात करेंगे तो वो हमेशा आप कहेंगे कि बेटा कोई नहीं, आपसे बढ़ के कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम ज़िंदगी है तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ज़िंदगी से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से ज़िंदगी थोड़ी है। यार लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आप एग्ज़ाम पास करके नौकरी भी लग गई तो क्या आप अमर हो गए क्या? आपको ज़िंदगी जीनी पड़ेगी और सारे लोग जीते हैं। नौकरी करने वाले कोई एस्ट्रोनॉट नहीं होते हैं, वो इसी दुनिया के लोग होते हैं। तो सहज भाव से एग्ज़ाम में बैठना है। अगर आप ऐसे बहुत सारे हाइपोथेटिकल सवाल बना लोगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो फिर आप वो काम नहीं कर पाते हो जो एक्चुअली आपको करना चाहिए। आपको प्रेशर आ जाएगा, आप प्लानवादी हो जाएँगे और आपका रिज़ल्ट यथोचित नहीं आएगा। जिसके आप हकदार हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप वहाँ पे कुछ दूसरा कर रहे होंगे। आप कोई सिली मिस्टेक भी मान लो एग्ज़ाम में हो गई, कोई गलत डार्क सर्कल हो गया,
तो फेंको ना उसको, कोई बात नहीं। आपको इतना लंबा पेपर है, 150-200 सवाल किसी एक पेपर में आते हैं, तो उसमें आपको कहाँ डरने की ज़रूरत है? 1 सवाल 2 सवाल गलत हो गए तो कोई नहीं, गलती सबसे होती है भाई। गलती नहीं हुई तो भगवान हो गए ना, तो आप तो इंसान हो, गलती करोगे। बस गलतियाँ कम करनी है इन कंपैरिज़न ऑफ योर अदर कॉम्पिटिटर्स। ये एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम क्या होता है? आप बाकी लोगों के सापेक्ष कितनी कम गलतियाँ कर रहे हो और कितने ज़्यादा सही स्कोर कर रहे हो, बस ये वाली बात। तो कहीं कुछ पेपर में कोई गलत सवाल मतलब टफ सवाल मिल गया या कोई सिली मिस्टेक हो गई तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एग्ज़ाम और ये सबके साथ होता है और ये सबको होता है। अब तो इस तरीके से ये आपको कुछ एग्ज़ाम में हम कुछ ऐसे हमारी मनोदशाएँ हैं वो बदल जाती हैं। कुछ बच्चे अचानक से अच्छे ज़ोन में पेपर मिल जाता है तो उनको ठीक लगता है कि हाँ यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है उससे आ गया, खुश हो जाता है। तो उसके तो पॉज़िटिव हार्मोन सीक्रेट हो गया और अगर किसी का पहला सवाल ही हवा में चला गया, तो फिर वो सोचता कि ये लो यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो अपनी पहले ओवर में पूरी तरीके से बीट हो जाते हैं, उसके बाद में सेंचुरी मार देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू-शुरू में बहुत अच्छा खेलते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पूरे ओवरऑल पूरे पेपर के अंदर परफ़ॉर्मेंस है, उसके आधार पे आपका जजमेंट होगा। तो 1-2 सवाल को लेके रोने का नहीं है एग्ज़ाम में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेपर सब पढ़े हुए लोगों के लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। जो नहीं पढ़ के गए उनके लिए पेपर कैसा भी आए क्या फ़र्क पड़ता है उनको? तो एक्चुअली क्या होता है कि एग्ज़ाम से ठीक पहले का जो रात है वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की पहली रात आप एक अच्छी नींद लें, अच्छा स्लीप हो आपका, गुड स्लीप होना चाहिए और उसके बाद में एक हल्का-फुल्का अच्छा भोजन भी आप करेंगे इसके अंदर, नॉर्मल सा जिसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाएँ जो आपको एसिडिक हो। कोई जैसे कि दही आप खींच के खा के आ गए हो, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको नींद नहीं आए, लेथार्जियसनेस नहीं आए, जो चीज़ें याद हैं आपको सब रिकॉल हो जाएँगी। लेकिन अगर आप दिमाग को थका लोगे ना और या फिर कोई इस तरीके से बीमार पड़ जाओगे सोच-साच के, नींद नहीं आएगी, तो फिर पूरी करी-कराई तैयारी जो है वो गुड़ गोबर हो जानी है। तो इस तरीके से नहीं करना आपको। ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम क्या होता है? एक मानसिक मजबूती जो है, मेंटल टफनेस जो है उसकी जाँच होती है एक्चुअली। साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल पिछले जीवन में जब से पढ़े हो तब से लेके आज तक जो आपने ज्ञान हासिल किया ना टिल नाउ, वहाँ तक का जो है वो आपका असेसमेंट होता है। तो इसमें फिर आपका एक एक साइकोलॉजिकल जो गेम भी होता है, ये मानसिक मजबूती कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा गेन किया उन्होंने, लेकिन एग्ज़ाम से पहले रोने बैठ गए, मेरा क्या होगा? ये वो उल्टियाँ कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं साहब, नींद नहीं आ रही है, हँस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी देयर। ये सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है। दुनिया हँसने वालों के साथ होती है, रोने वालों के साथ नहीं, ये भी ध्यान रखना। तो ये दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम इसको बनाओ और तुम्हें ईश्वर ने भेजा है इस काम के लिए, तो तुम निश्चित रूप से अच्छा करके जाओ और इसलिए अपनी मनोदशाएँ जो हैं या आपकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसको बिल्कुल मजबूत रखना है। क्योंकि मानसिक मजबूती ही वो सवाल है जो आपको अब पढ़ने के बाद अगले जो 1.5 दिन का जो समय है, 2 दिन का समय है, उसके अंदर जिसकी मानसिक मजबूती होगी, वो बच्चा 5 से 7 सवाल औरों से एक्स्ट्रा कर लेगा और ये बहुत बड़ा होता है इसके अंदर। मान लो अगर कोई एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम हो तो बहुत ही वेरी करता है। हर एग्ज़ाम चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो टेस्ट कोई क्लास का टेस्ट हो या फिर किसी एग्ज़ाम का टेस्ट तो टेस्ट ही होता है। तो डेफ़िनेटली उसको आप सिंसियरली अगर अटेम्प्ट करेंगे और अगर आप ईमानदार स्टूडेंट रहे हैं तो निश्चित रूप से सब कुछ आपके फ़ेवर में जाएगा। जो कुछ नेगेटिव जा रहा है वो सभी के लिए जा रहा है। इसमें एक जनरलाइज़ेशन होता है और सवाल नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरिट्स जो है वो बहुत कम भी हो सकती है, पेपर टफ है तो आपको 40% 50% भी खूब है। बहुत ज़्यादा ईज़ी है तो 100% भी मतलब कम पड़ जाते हैं। कई बार 98, 99 के स्कोर भी मैंने देखे हैं। कुछ पेपर्स के ऐसे लेवल भी आए थे पॉलिटिकल साइंस में एक बार स्कूल लेक्चर में, लेकिन और उनका जीके जो है वो 2015-16 के आसपास की जो स्कूल लेक्चर थी उसमें, उनका जो जीके और जीएस वाला पोर्शन है वो डिसाइडिंग हो गया था। तो गलतियाँ कम से कम आपकी हों और एक गुड स्लीप हो, अच्छा भोजन हो और बढ़िया-सा आपका जो है ओरिएंटेशन हो, नेगेटिविटी आपके बिल्कुल नहीं आए और
ये सारी चीज़ें आपको मान के चलनी है। मानसिक रूप से आपको थकाना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। मेंटली अगर आप थक गए हैं, तो निस्संदेह एग्ज़ाम के अंदर आप वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे जिसके आप एक्चुअल में हकदार हो। ठीक है? और एक चीज़ इसके अंदर और है कि स्टडी मटेरियल को लेकर कुछ बच्चे लास्ट टाइम में बहुत कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मतलब आदत होती है, एक्चुअली क्या होता है, डिस्कशन होता है ग्रुप्स के अंदर, लोग इधर से उधर सूचनाएँ सर्कुलेट करते हैं, तो कहीं से कहीं बात आ जाती है कि यार ऐसा मटेरियल है, वो ऐसा मटेरियल, कुछ नहीं, सारे स्टडी मटेरियल ठीक होते हैं, 20-19 हो सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं। आजकल सब लोग, चाहे कोई मेंटर हो, टीचर हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे प्रिंट मटेरियल हो, कुछ भी ऐसा हो, सब में मेहनत कर रहे हैं, सब। क्योंकि सबको अपने नाम का पता है, उनका ब्रांड खराब होगा, तो कोई भी व्यक्ति कमज़ोर या पोचा नहीं कर रहा है। हम अच्छी तैयारी करके 19 को 20 कर सकते हैं और 20 को 19 कर सकते हैं, ये हमारा है। लेकिन जो अब हमने पढ़ लिया उसके ऊपर बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट मूव। इधर-उधर आपको नहीं होना है, यही बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मतलब क्या होता है कि मानव तो मानव है भाई, उसके मन में दूसरे की थाली में लड्डू जो है वो बड़ा ही दिखाई देता है। तो अपनी थाली के लड्डू को आप महालड्डू समझ के और उसको स्वीकार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी में आपके जीवन से बढ़ के कोई नहीं है, ये आप अपने पेरेंट्स को भी पूछेंगे, आपको भी। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां, उनमें से एक है। तो एग्जाम जीवन से बड़ा नहीं है। जीवन के बहुत सारी चुनौतियों में एग्जाम भी एक चुनौती है, बस। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ आपको ज्यादा एक्स्ट्रा अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानना है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? हम लोग अपने आप को इतना ज़्यादा ज़िम्मेदार और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं, हमें लगता है कि यार ये काम तो मुझे ही करना है, और कोई कर ही नहीं सकता यार, ये काम इस बार ही करना है। ये भी आप कोई फाइनल डेस्टिनेशन जो है आपका है नहीं किसी भी एग्ज़ाम में। आप तो बस एक सहज भाव से एग्ज़ाम दिया करो यार। मतलब ये नहीं होता है कि ये मैं ही करूँगा, मेरे अलावा कौन करेगा, मैं इस बार नहीं करूँगा तो कब करूँगा? ऐसे व्यर्थ के प्रेशर, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है, आप अपने ऊपर माउंट ना करें। और बिल्कुल सहज भाव से एग्ज़ाम देने से भी आपके 5 से 7 जो सवाल हैं वो ठीक हो जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो बच्चा एग्ज़ाम में हमेशा पास होने की उम्मीद से ही बैठता है, वो बच्चा उतना ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता है। जो बच्चा इस भाव के साथ बैठता है कि एग्ज़ाम में हम पास भी हो सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं। मैं तो सफल इंसान उसको मानता हूँ, जो केवल पास होने के भाव से नहीं, बल्कि फेल होने के साहस के साथ भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है। वो ये मान के चलता है कि यहाँ दोनों चीज़ें हैं। विराट कोहली शून्य पे भी आउट हो सकता है, विराट कोहली सेंचुरी भी मार सकता है। विराट कोहली ही है। कोई भी, आप ही हो, मैं ही हूँ। हर व्यक्ति अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के साथ में। तो आप अपने आप से खींच कदापि ना करें। कुछ समय, कुछ कोई समय विशेष, कोई प्रश्न विशेष, कोई क्षेत्र विशेष आपका कमज़ोर हो सकता है। सब कुछ सबका तेज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप देखो कि जो चीज़ें आपके साथ में अच्छी हो रही हैं, वो दूसरों के साथ भी हो सकती हैं। जो चीज़ें आपके साथ बुरी हैं, वो दूसरों के साथ भी हो सकती हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति लगभग एक जैसी परिस्थितियों के अंदर घिरा है। मतलब जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। सबकी नीड्स एक जैसी होती हैं, सबका एक साइकोलॉजिकल डिमांड एक जैसा होता है। तो सब व्यक्तियों का जो सोचने का पैटर्न जो होता है, वो भी लगभग एक जैसा होता है। अगर आप उसमें एफर्ट करें, तो उसके अंदर आप एडवांसमेंट ले सकते हैं। लाइबनिज़ नाम के एक फिलॉसफर है, उन्होंने एक मोनेडोलॉजी दी थी। उन्होंने कहा था कि संसार में मानव जो है, या हर वस्तु एक चिदणु है, मोनेड है, और उसके अंदर कॉन्शियस लेवल अलग-अलग होता है। किसी में कम होती है कॉन्शियस, किसी में ज़्यादा होती है। चेतना के स्तर के अलग-अलग स्वरूप पर व्यक्ति अभिव्यक्त होते हैं। किसी में चेतना कम होती है, किसी में ज़्यादा। क्वीन मोनेड जो है, वो रानी चिदणु जो है, वो ईश्वर है, जिसमें सबसे ज़्यादा चेतना होती है। तो आप अपन ईश्वर तो है नहीं, अपने में चेतना का स्तर ज़्यादा है नहीं, अपन कॉमन मैन है, मैंगो मैन है। तो मैंगो मैन जो है, उसकी समस्याएँ आती हैं, बस आपके भी आएँगी, मेरे भी आई थी, सबकी आती हैं। और नौकरी लगने वाला कोई स्वर्ग में नहीं चला जाता है, और फेल होने वाला कोई कुएँ में नहीं चला जाता है। बस स्थित प्रज्ञ होकर एक समभाव से स्थित प्रज्ञ, स्थित धी या समत्व भाव से आप रिस्पॉन्ड करें, निश्चित रूप से आपका भला होगा। बस ये ऐसी ही बातें थी छोटी-मोटी, जो एग्ज़ाम के अंदर आपको बस बहुत परफेक्टली आचरण करना है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि
ये चीज़ आपको 5 से 7 सवाल एडवांस कर देती है। 5 से 7 सवाल किसी भी एग्ज़ाम के अंदर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक-एक सवाल की जहाँ कीमत होती है, वहाँ बच्चा अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट की वजह से मतलब एक तरीके से एग्ज़ाम को फेंक भी सकता है और एग्ज़ाम के अंदर एक विक्टोरियस लेवल पर या विजेता के स्तर पर आ भी सकता है। तो ठीक है, पुनः आप सभी को शुभकामनाएँ और ये उम्मीद करते हुए कि आप लोग सकारात्मक सोचेंगे और बस एक सहज भाव से नॉर्मल चीज़ है, एग्ज़ाम दे के आ जाओ यार, जैसे हम खेल के आते हैं, फ़िल्म देख के आते हैं, वैसे एग्ज़ाम दे के आ जाओ बस। मैं कह रहा हूँ अगर इस भाव से आप गए ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और फिर आप बता देना कि सर हमने इसको अडॉप्ट किया था और हमने फाइनली ये चीज़ अचीव की है। ओके? बेस्ट ऑफ लक वन्स अगेन।